हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ठीक है, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी द्वारा लिखित है। तो पिछली वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो में देखा था संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध, जिसमें हमने अनुच्छेद 343 से लेकर और 351 तक हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज इसी क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं विधान मंडलों की भाषा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। ठीक है, संविधान का जो भाग 5 है इसके अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है और उसमें कहा गया है कि संसद कार्य या हिंदी में होगा और या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, जो संसद के कार्य हैं वो या हिंदी में किए जाएंगे और या अंग्रेजी में किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि स्थिति के अनुसार जो पीठासीन अधिकारी होता है वह किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, आगे दिया गया है संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधान मंडलों की भाषा का उपबंध है। ठीक है, जो अनुच्छेद 210 है इसमें क्या है, राज्य विधान मंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की भाषा राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, जो राज्य के विधान मंडल है इसका जो कार्य होता है वो हिंदी में किया जाएगा या अंग्रेजी में किया जाएगा। और किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी है वह क्या है, सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति उसको दे सकता है। आगे दिया गया है सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति। ठीक है, हिंदी की जो प्रगति है वह 1950 के बाद कैसे हुई, इस सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, राजभाषा आयोग का जो गठन है वह सन 1955 में किया गया और किसकी अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, अगला दिया गया है राज्य भाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सन 1956 में दिया। ठीक है, राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 ईस्वी में दिया जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। ठीक है, प्रतिवेदन 1956 में दिया गया और संसद के सामने ये 1957 में रखा गया। ठीक है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। ठीक है, राजभाषा की आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए क्या किया गया, सन 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसमें संयुक्त संसदीय समिति थी, इसमें कितने थे, 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 थे और राज्यसभा के 10 थे। ठीक है, इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। ठीक है, इसने क्या किया, जो इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की। ठीक है, यहाँ पर जो समिति है इसको मद्देनजर रखते हुए जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने क्या करा, 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की। ठीक है, 1961 विधि मंत्रालय और दूसरा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, जो है 1961 का ही है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आगे दिया गया है सन 1976 ईस्वी में
राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सन 1976 में जो राजभाषा आयोग था इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है राजभाषा अधिनियम 1963 जो 1967 में संशोधित किया गया। ठीक है, दूसरा है राजभाषा संकल्प 1968 ईस्वी। तीसरा है प्राधिकृत पाठ अधिनियम 1973 और चौथा है राजभाषा नियम 1976। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 है जो, इसमें कितने हैं, कुल 9 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 9 धाराएं हैं। ठीक है, राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम है। ठीक है, जो 1976 है राजभाषा नियम, इसमें 12 नियम है। और राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया। ठीक है, यहाँ पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया, जो है क वर्ग के क्षेत्र, ख वर्ग के क्षेत्र और ग वर्ग के क्षेत्र। ठीक है, तो जो क वर्ग में आते हैं वो आते हैं पत्र व्यवहार हिंदी में किए जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पत्र व्यवहार द्विभाषिक में आते हैं, जो द्विभाषिक नीति का पालन होगा जिसमें, वो है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। और ग वर्ग के जो क्षेत्र हैं, जो पत्र व्यवहार है वो केवल अंग्रेजी में ही किए जाएंगे। ऐसे जो क्षेत्र हैं वो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। ठीक है, तो समझ में आ गया। क वर्ग के क्षेत्र हैं जहाँ पर पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाएंगे, वो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और जो पत्र व्यवहार द्विभाषी में किए जाएंगे वो है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। और जो खाली केवल अंग्रेजी में किए जाएंगे वो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।